वेलकम टू द फुल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर अप्रोच टू एनिमल सिस्टमैटिक। आज से हम जोलॉजी बी जो है वो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक। तो मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में शामिल है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटीन्स को स्टडी करना, डीएनए को स्टडी करना, आरएनए को स्टडी करना। तो इन सब की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में शामिल करते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। काफ़ी अरसे से हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग, उनके डीएनए के अकॉर्डिंग, उनकी प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग, उनके आरएनए के अकॉर्डिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हम यूज़ करते हैं टेक्सोनोमिक स्टडी में, यानी ऑर्गेनिज्म को किस तरह जो है हमने किस ग्रुप में प्लेस करना है, किस तरह जो इसको नेम देना है, तो इनके लिए जो है ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस पाया जाता है। ये सीक्वेंस जो है ये बनाते हैं जीन्स। तो जीन्स जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्म में डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स की जो क्लोजेंस होती है, यानी एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ जो रिलेशन होता है, जो क्लोजेंस होती है, वो भी हम इन्हीं जीन प्रोडक्ट्स के ज़रिए देख सकते हैं। डीएनए रिलेटेड एनिमल्स का हमें बताता है कि एक कॉमन एंसेस्टर जो है इनमें से कौन सा है, यानी हम एनिमल्स के डीएनए को स्टडी करके उनके कॉमन एंसेस्टर यानी कॉमन अबावअजदाद जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसी तरह रिलेटेड एनिमल्स की जो जीन्स और प्रोटीन्स होती हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं अदर दैन अदर एनिमल्स की जीन्स और प्रोटीन से। इस टेक्निक में प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस और डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को हम स्टडी करते हैं डिफरेंट एनिमल्स को कंपेयर करने के लिए। तो डिफरेंट एनिमल्स को कंपेयर भी हम इन्हीं उनके प्रोटीन्स और डीएनए की स्टडी से करते हैं, और इस तरह जो है हमें उनके अंदर कांस्टेंट म्यूटेशन रेट जो है वो मिल जाता है, यानी उनके सेल्स जो है वो किस टाइम पे डिवाइड करते हैं, उनके अंदर चेंज जो है वो किस टाइम पे आता है। तो ये सब हम जो है उनके डीएनए के सीक्वेंस और प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को स्टडी करके जान सकते हैं। कांस्टेंट म्यूटेशन रेट को हम मॉलिक्यूलर क्लॉक भी कहते हैं। एनिमल्स को ग्रुप में प्लेस करने वाले और एनिमल्स को नेम देने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। टेक्सोनोमिस्ट जो है वो कॉमन एंसेस्टर से जो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और उनको कितना टाइम लगा है कॉमन एंसेस्टर से आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में, तो ये टाइम जो है इसकी एस्टिमेशन भी टेक्सोनोमिस्ट लगा सकते हैं। राइबोसोमल आरएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग को टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप की स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए, यानी एनिमल्स को ग्रुप में प्लेस करने के लिए और एनिमल्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए। अब क्योंकि वजह क्या है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ज़्यादा यूज़फुल होने की, तो हम 3 रीजंस जो है इसके पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना जेनेटिक सिस्टम होता है, इसीलिए हम जो है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है एग साइटोप्लाज्म के ज़रिए, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए रखता है, इसीलिए हम इसको जो है वो टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि डीएनए जो है वो कम क्वांटिटी में पाया जाता है, इसको स्टडी करना ईजी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो कि हम मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में यूज़ करते हैं। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही हेल्प करती हैं टेक्सोनोमिस्ट को ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग में प्लेस करने के लिए और ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए। बट ये जो टेक्निक्स होती हैं ये ट्रेडिशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। मॉलिक्यूलर क्लॉक्स जो हैं वो एवोल्यूशनरी चेंजेस के रेट को डिटर्मिन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना टाइम गुजरने के साथ साथ जो है उनमें चेंज आया और कितना चेंज आया है, तो ये सब जो है मॉलिक्यूलर क्लॉक के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल होती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें बताती है कि फॉसिल रिकॉर्ड्स में कितना जो है वो टाइम गैप पाया गया, यानी एक एनिमल जो है उसकी कब डेथ हुई थी, कब उसका फॉसिल बना था, और उसके बाद कितने टाइम के बाद न्यू एनिमल जो है उसका फॉसिल बना, उसकी डेथ हुई थी। तो ये सब हम जो है मॉलिक्यूलर क्लॉक को स्टडी करके जान सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक जो है वो डिफरेंट रेट्स पर रन किया जाता है, और ये डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन, यानी प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं उसके ऊपर जो है ये डिपेंड किया जाता है। यानी जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह उनके डीएनए के अंदर
जो बेसिस का सीक्वेंस होता है उसको वो स्टडी करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा उनके न्यूक्लियर डीएनए में जो बेसिस पाई जाती हैं, जो उनका हेरिडिटी मटीरियल होता है उनमें जो बेसिस पाई जाती हैं उनके सीक्वेंस को वो स्टडी करते हैं। इसी तरह एवोल्यूशनरी लाइन एज का डिफरेंट जो डाटा होता है उसको वो स्टडी करते हैं, यानी एवोल्यूशन जो है चेंज ऑर्गेनिज्म के अंदर कब आया था, कितने अरसे के बाद आया था, किस वजह से आया था, इस सब को वो स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक्स जो है इन 4 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ही हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं और फिर उसको स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।